गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई शाई क्या चल रही है? ठीक ठाक। अच्छी तरह मेहनत करो ताकि सक्सेसफुल हो जाओ। तो आज मेरा ये दूसरा वीडियो है हाइब्रिडाइजेशन पे। तो कल हमने लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन को क्या किया था, डिटेल में स्टडी किया था कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। अब आज क्या करेंगे हम, पहले तो एक जो आपको होमवर्क दिया था उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद आपके क्या करूंगा कि डिफरेंट कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड आउट करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीका है और मॉलिक्यूल किस तरह से मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को हम फाइंड करते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो वही बात यहां पे मैं लिखता हूं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो कल टॉपिक शुरू किया था, बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या था, क्या होता है। इट इज द मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of nearly same energy and different shape to form equal number of hybrid orbitals of same energy and same shape, same size. क्लियर? ये था हाइब्रिडाइजेशन। तो कल मैंने आप एक्सप्लेन डिटेल में की थी, आप टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन की। एक लास्ट टाइप रहती थी, वो उसकी मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। पता कितने बच्चों ने किया है, मुझे व्हाट्सएप पे भेजा नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये last hybridization sp3d2 sp3d2। तो इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, IF7 क्लियर। तो ये जो IF7 है, इसमें जो आपके पास सेंट्रल एटम है वो I है। कौन सा है? I। तो आप ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका। फ्लोरीन का आपके पास हो गया 9, उसके बाद क्लोरीन का हो गया 17, ब्रोमीन का हो गया 35 और आयोडीन का हो गया 53। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? तो मैं लिखूंगा 53। क्लियर। तो मैं अब इसकी पूरी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखता, सिर्फ वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। तो यहां लिखूंगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में अगर लिखना हो तो आपको इसका पता होना चाहिए। जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p5। क्लियर। तो ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन की वैलेंस शेल क्या होगा? बाकी यहां 2 की जगह आ जाएगा 3s2 3p5 फ्लोरीन। फिर उसके बाद फ्लोरिक ब्रोमीन की क्या आ जाएगी? ब्रोमीन की आ जाएगी 4s2 4p5। क्लियर। क्योंकि फ्लोरीन में आपके पास सेकंड शेल वैलेंस है, क्लोरीन में थर्ड शेल वैलेंस है, ब्रोमीन में फोर्थ शेल क्या है इसका वैलेंस है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा हमारे पास आयोडीन I। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या आएगी? 5s2 5p5। तो इसका मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आयोडीन की? तो यहां पे मैं लिखूंगा कि आपके पास यहां पे है 5s और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद आपके पास आ गया 5p। 5p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5p में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन मैं लिखूंगा ऐसे। फिलिंग ऐसे करती है, पहले सिंगली फिल्ड 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन।
उसके बाद इसका क्या है कि आ जाएगा 5d। 5d तो 5d आपके पास उसमें कितने शेल्स होते हैं? 5 शेल, 5 ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी शेल नहीं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पे आयोडीन जो है, आयोडीन ने कितने बार बनाए? आयोडीन और फ्लोरीन एक बार बनाता है, तो इसी तरह आयोडीन ने 7 बार बनाए हैं। कितने बार बनाए हैं? 7। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए आपके पास क्या है? ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये कौन सी है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन इसमें ये इस साथ बात नहीं बना सकता, तो हमारे पास क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी इसकी? एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा एक, अब आपके पास ये यहां से जंप करेगा, यहां चला जाएगा 2, और ये यहां से जंप करेगा, यहां चला जाएगा 3। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट में? 5s में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। उसके बाद आपके पास 5p में कितने रह जाएंगे? 2। यहां 2 थे, एक आगे चला गया, 1 रह गया। 5p में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। उसके बाद आपके पास क्या आ गया? 5d। 5d तो 5d में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? ऑर्बिटल का साइज सेम रखना। 5d में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1। अब आपके पास 7 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो अब ये 7 ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। 7 ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे। जब ये 7 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, उसमें s होगा 1, p कितने हैं? 1 2 3 और d कितने हैं? 1 2 3 d3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें किसकी? आपके पास आयोडीन की इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन किसमें? इन IF7। क्लियर? तो ये था इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या है कि जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये है, तो आपके पास शेप कैसी होगी? तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? आपके पास 7 ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 7 ही बने, तो इसका मतलब सेंटर में आपके पास होगा आयोडीन, एक ऑर्बिटल होगा ऊपर, उसका छोटा ऑर्बिटल नीचे। साइज तकरीबन कोशिश करना, आप पेन से बनाओगे अच्छा अच्छा बन जाता है, बराबर बन जाता है, यहां पे बराबर नहीं बनता। तो आपके पास साइज का ध्यान रखना कि साइज ऑर्बिटल्स का क्या बने? सेम बन जाए। क्लियर? तो आपके पास यहां पे इसका और ये ऑर्बिटल आ गया इसका। अब ऑर्बिटल इधर बनने हैं इसके 5, 1 2 3 4 5। सबके पास आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। सबके छोटे ऑर्बिटल, एक का इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये 7। यहां पे आके क्या जुड़ जाएगा आपके पास? फ्लोरीन, उसका एक p ऑर्बिटल इधर जुड़ेगा, एक बार दूसरा p ऑर्बिटल, उसका pz जिसके में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे देखा आपने इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहां जुड़ जाएगा, ये यहां जुड़ेगा,
यहां पे आके इसके साथ अटैच हो जाएगा विद इलेक्ट्रॉन, यहां पे और यहां पे और यहां पे। अब क्या है कि ये इसका क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ IF7। क्लियर। अब क्या है कि इसका आपके पास थोड़ा सा एक मिनट के लिए, मेरे पास ये 5 इस तरह से होंगे, इसके इक्वली डिस्टेंस पे 5 इसके इक्वली डिस्टेंस पे आपके पास, मैं पकड़ नहीं पा रहा लेकिन आपके पास इक्वली डिस्टेंस, जैसे 3 है, यहां 4 हो गए और यहां आपका क्या हो गया 5th प्लेनर। इस तरह से इक्वली डिस्टेंस पे ये 5 होंगे, 1 2 3 4 5। एक ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा, ये बिल्कुल मतलब सीधे होंगे, बिल्कुल प्लेन में। 1 2 3 4 5, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे। अब इसको बोलेंगे हम पेंटागोनल बाइपैरामीटर। अगर इनको जोड़ेंगे तो एक पेंटागन टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ऊपर अगर इसको सबको ऊपर जोड़ दें इसके एंड को, तो पैरामीटर ऊपर भी बन जाएगा, नीचे बन जाएगा, तो पेंटागोनल बाइपैरामीटर। एक बात होगी इसकी शेप क्या होगी, पेंटागोनल बाइपैरामीटर। और दूसरा आपके पास क्या है कि इनके और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 72 डिग्री होगा। कितना होगा, 72 डिग्री। और ऊपर वाले और इस वाले के बीच का बाण, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा होगा तो यहां पे बनेगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसमें 2 टाइप के बाण होंगे, एक 72 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। शेप कैसी होगी, पेंटागोनल बनेगा, एक ऊपर पैरामीटर दूसरा नीचे पैरामीटर, उसको बोलेंगे पेंटागोनल बाइपैरामीटर। क्लियर। तो अब यहां पे ये नॉर्मल इसकी शेप थी, तो दूसरी शेप आगे लिखेंगे मैं, वो हाइब्रिड शेप स्ट्रक्चर। तो यहां पे लिखूंगा मैं, यहां पे बीच में लिख दिया I, एक ऊपर बाण, एक नीचे, इधर 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 इधर, इस तरह से 5 होंगे। और इनके बीच जो बाण के बीच यहां पे लग जाएगा F F F F F F और ये F। क्लियर। यहां का बॉन्ड एंगल इसका होगा 72 डिग्री, और जो बॉन्ड एंगल इनकी और इसके बीच बनेगा वो होगा 90 डिग्री। क्लियर। तो आपके पास जो sp3d2 नहीं है, d3 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें आपके पास एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। तो उसकी जो शेप होगी उसकी शेप होगी पेंटागोनल बाइपैरामीटर। ध्यान रखना कि हमारे पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर, दूसरे होते हैं लोन पेयर। बॉन्ड पेयर हो गए कि अभी मैं यहां पे बात करूंगा, अब बॉन्ड पेयर हो गए जब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच बॉन्ड बनता है उसकी वजह से हो, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बॉन्ड पेयर है। जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली आपने, तो उसमें अगर वो सारे बॉन्ड पेयर हैं तब इसकी नॉर्मल शेप होगी। क्या होगी, नॉर्मल शेप होगी। अगर उसमें कोई लोन पेयर आ जाएगा तो शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, वो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास यहां पे कंक्लूड हुआ कि जब आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप क्या होगी, उसको लिखेंगे पेंटागोनल बाइपैरामीटर। और उसमें आपके पास जब sp3d3 तो बाण क्या होंगे, बाण एंगल्स, तो वो 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से, एक होगा 72 डिग्री और दूसरा होगा 90 डिग्री। तो ये आपके पास है
कि sp3d3 के हाइब्रिडाइजेशन जो हमने IF7 को लेके क्या किया, एक्सप्लेन किया। ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, पता नहीं कितने बच्चों ने किया या नहीं किया, तो मुझे सेंड भी किया। तो ये है आपके पास ओवरऑल सिनेरियो कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। क्लियर? इसको नोट कर लो। अब नोट कर लो, पॉज करके मैं साफ कर लेता हूं। अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि यहां पे मैं लिखता हूं कि सबसे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, मैं पहले लिखता हूं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो पहले लिखा sp। क्लियर? ये फर्स्ट होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो शेप क्या होगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, जब सारे के सारे लीनियर पेयर होंगे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी, लीनियर। क्या होगी, लीनियर। में फिर यहां पे लिख देता हूं कि बना ही देता हूं, एक एटम होगा सेंटर में, उसके साथ दो एटम जुड़े होंगे ये वाले, तो ये आपके पास इस शेप को क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, आपके लीनियर शेप होगी। यहां पे लिखूंगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होगा, जब इनके बीच में बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। और एग्जांपल क्या होगी, अगर कोई बोले एग्जांपल देने के लिए तो हम बोलेंगे BeH2 BeCl2। और पढ़ेंगे इसको डिटेल में, यहां पे लिखेंगे C2H2। सेकंड, अगर मैं यहां पे लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, sp2, तो शेप क्या होगी, यहां पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल टाइप, सेंटर का एटम यहां पे एटम एक लग गया, यहां पे लग गया, यहां पे, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई एंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो आपके पास बॉन्ड एंगल जो होगा, ये बॉन्ड, इसका ये बॉन्ड, सभी इसमें पेयर कौन से हैं, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, 120 डिग्री। एग्जांपल इसकी कौन सी होगी, मैं लिखूंगा BH3 BCl3 और आपके पास लिख दूंगा C2H4। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड sp3। तो शेप क्या होगी, सेंटर का ऐसे ही, एक ऊपर, एक इस साइड, एक इस तरह और तीसरा इस तरह, तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, नोट करते जाना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ वो कंपाउंड में यहां दिखा रहा हूं जिनमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। जब इसमें लोन पेयर आएंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे किसमें, इसको वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर पोजीशन थ्योरी में, तो तभी ये क्लियर होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 109 डिग्री 0.28 मिनट। एग्जांपल CH4, आपके पास इसके केस में CH4 है, जब इसका साइज बढ़ता जाता है तो वो आपके पास चेंज होता जाता है थोड़ा। CH4 मैं लिखूंगा CCl4 एंड आप लिख सकते हो SiCl4। और आपके पास ये हो गया, फिर थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया आपके पास sp3d। जब ये होगा तो शेप होगी सेंटर में एटम,
आपके पास एक ऊपर, एक नीचे लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा और एक यहां। ऐसी शेप को जब बोलते हैं, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगी। ये बन गई आपकी क्या, ट्रायंगल। इसको जोड़ेंगे तो ये टेट्राहेड्रल बन जाता है। ठीक है, तो इसको टेट्राहेड्रल इस तरह का। तो ये ट्रायंगल बन गई। ऊपर वाले को इनके साथ जोड़ेंगे तो ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, तो लिखेंगे इसका नाम क्या होगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है, बाण एंगल दो टाइप के होंगे। एक होगा 120 डिग्री, जो यहां के बीच होगा 120 डिग्री, और ये होगा 90 डिग्री। ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। एग्जांपल क्या है, PCl5, PCl, एग्जांपल क्या है इसकी, PCl5, PBr5, ये इसकी एग्जांपल्स होगी। फिफ्थ आ गया आपके पास sp3d2। तो शेप इसकी थोड़ी सी मैं इधर बना लेता हूं, sp3d2। यहां पे बनेगा एक आ गया ऊपर, एक आ गया नीचे। क्लियर। तो आपके पास एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। अगर इनको बोलेंगे तो ये बनता है स्क्वायर। तो स्क्वायर जब बनेगा तो ऊपर से अगर इनको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ, तो ऊपर पिरामिड बनेगा, नीचे से भी पिरामिड, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका नाम। सारे बाण एंगल क्या है, 90 डिग्री। एग्जांपल इसकी क्या है, SF6। मेन एग्जांपल इसकी क्या है, SF6। तो लास्ट में हमारे पास, आपके पास आ गया sp3d3। अभी जो हमने स्टडी किया, सेंटर में आ गया आपके पास ये एक, दो सेंट्रल एटम, 1 2 3 4 5 6, ये 7। तो आपके पास यहां पे 7 बन गए। अगर इनको जोड़ोगे तो यहां पे एटम, यहां पे एटम, यहां पे एटम, यहां पे एटम, हर जगह कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। यहां पे तो इनको जोड़ोगे तो एक पेंटागन बनेगा। तो एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। तो इसका नाम क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो बाण एंगल इसमें क्या है, एक बाण एंगल है 72 डिग्री, जो 5 के बीच, जो सिमिलर उनके बीच बना है, और दूसरा कौन सा है, 90 डिग्री। एग्जांपल क्या होगी इसकी, IF7। तो ये था आपके पास एक टेबल, जिसमें आपने क्या करा, क्लियर हो गया कि जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, शेप लीनियर होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि जो बॉन्ड पेयर होना चाहिए, बॉन्ड पेयर मतलब इस एटम और इस एटम के बीच बॉन्ड बना है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस एटम और इस एटम के बीच बॉन्ड बना है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और कोई इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं होंगे इसमें। तो इसमें भी 3 बॉन्ड पेयर है, इसमें 4 बॉन्ड पेयर है, इसमें 5 बॉन्ड पेयर है, इसमें 6 बॉन्ड पेयर है, इसमें 7 बॉन्ड पेयर है। तो आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर 180 डिग्री, उसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर प्लेनर 120 बॉन्ड एंगल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल 1 एंगल 9.28 मिनट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 120 एंड 90 डिग्री, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हो गया ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री, SF6 एग्जांपल, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पेंटागोनल बाइपिरामिडल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, एग्जांपल IF7। तो ये था आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक क्या थी हाइब्रिडाइजेशन, कि किसी कंपाउंड की जो शेप है वो हाइब्रिडाइजेशन काफी हद तक डिसाइड करता है, जब उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे।
अगर कोई भी लोन पेयर आएगा उसकी शेप चेंज हो जाएगी, कोई दूसरी शेप वो बन जाएगी, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। अब हम आते हैं, तो इसको पॉज करके नोट कर लो। तो अपना ब्यूटीफुल चैनल, प्यारा सा चैनल सब्सक्राइब करते रहना, लर्न केमिस्ट्री विद विजय। और अगर थोड़ा सा मेरी स्पीड कम है तो आप क्या कर रहे हो, YouTube के ऊपर 3 डॉट्स पे जाके उसको थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर देना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। क्लियर? अब हम आते हैं कि अगर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि ये कंपाउंड दे दिया आपको और अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी या उनकी शेप क्या होगी। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं यहां पे 2 फॉर्मूले लिखूंगा। एक हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन में है कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन ए मॉलिक्यूल और आयन। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन ए मॉलिक्यूल और आयन। तो सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा है यहां पे, हाउ टू फाइंड hybridization in different molecule or ions। क्लियर? 2 फॉर्मूले लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन is equal to 1/2 bracket number of valence electrons in central atom। क्लियर? प्लस number of mono valent atom attached। अब ध्यान से करना, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ये एक फॉर्मूला कि कैसे किसी कंपाउंड में आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, एक ही हो गया। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन नोट कर लेना इज इक्वल टू S प्लस 1/2। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको जो फॉर्मूला इजी लगे वो आप अप्लाई कर लेना, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन 1/2 E माइनस V प्लस माइनस C, E माइनस V प्लस माइनस C। यहां पे आपके पास आ गया S क्या है, S क्या है कि एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम। जो मेन एटम है उसको, एटम जो सराउंड कर रहे हैं उनको बोलेंगे एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम। ई क्या है कि जो सेंट्रल एटम उसके आउटर इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
सेंट्रल एटम। क्लियर? उसके बाद क्या है, वी क्या है, वी होगी वैलेंसी इन वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम इन गिवन कंपाउंड। और सी क्या है, चार्ज। पॉजिटिव तब लिखना है, अगर आयन है तो चार्ज पॉजिटिव तब लिखना है, ब्रैकेट में लिख दो पॉजिटिव व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन, मीन्स जब एनायन है, एनायन होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां प्लस करना है, और नेगेटिव तब लिखना है व्हेन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो इसका मतलब जब वो क्या है, कैटायन। क्या है ये, कैटायन। कैटायन का इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं, बिल्कुल क्लियर। पहले वाला तो बहुत सिंपल है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड। मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, सिर्फ ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और ग्रुप 17 के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। कहीं भी ये एटम लगे होंगे तो वो आपने काउंट करने हैं। अभी मैं यहां पे यूज करूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो जब किसी पे आयन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जितना उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए। वो चार्ज जितना होगा, अगर -2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना, +2 कर देना है, क्योंकि 2 उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, माइनस उसके साथ ही लगाना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए वो लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसका मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो वहां माइनस लगा हुआ है, तो सिर्फ 2 लिखना है, 2 मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे फाइंड होती है। तो सबसे पहले मैं एक एक एग्जांपल करके यहां पे लेता हूं, कि सबसे पहले मैं लेता हूं आपके पास BeH2। पहले क्या था कि हमें पता था, फिर इसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन की है। अब हमें क्या करनी है, पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो अब मैं मोस्टली पहला फार्मूला यूज करने लगा हूं, दूसरा फार्मूला आप चेक करते रहना। तो BeH2, तो BeH जो है इसका सेंट्रल एटम क्या है, Be, तो सेंट्रल एटम है, तो मैं यहां पे लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन H इज इक्वल टू 1/2। अब देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 और 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम हो गए ये, मोनोवैलेंट एटम क्या होंगे, ये हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2। इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल स्पीशीज है, +0 -0, तो ये हो गया। अब आपके पास होगा 1/2, अब 2 कितने हो गए, 4, तो आपके इसको कैंसिल करूंगा तो यहां 2, तो वैल्यू क्या आ गई, 2। तो जब वैल्यू आपकी आए 2, इसका मतलब वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर वैल्यू आ जाए 3, तो उसका मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें। अगर वैल्यू आ जाए 4, इसका मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। 5, इसका मतलब वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अगर 6 आए तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो 7 आए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, sp2 क्या आई है, वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है।
बेरिलियम की BeH2 में। क्लियर? ये आपके पास ए। अब मैं लेता हूं उसका एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल थी आपके पास। अब आपके पास मैं ले लेता हूं ये CO, इसमें निकालनी है आपने CO2। वही फार्मूला H इज इक्वल टू 1/2। उसमें क्या है आपके पास 1/2, तो इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है। आपके पास मोनोवैलेंट एटम इसके साथ कोई नहीं है, क्योंकि ग्रुप जो मोनो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच, ये आपके पास इसमें क्या है, कोई भी नहीं है मोनोवैलेंट, क्योंकि ये ना फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है ऑक्सीजन, ना ये तो 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब मोनोवैलेंट एटम अटैच 0। इस O2 CO2 पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 तो -0, तो ये बन गया। तो इसका मतलब 1/2, तो इसको निकालोगे तो ये और ये कैंसिल, 2 इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 2। तो इसका मतलब इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp। तीसरी एग्जांपल, कोई भी कंपाउंड ले लो, मैं ले लेता हूं CO, फिर वही इसका H 1/2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास? कार्बन ही है, तो वैलेंस शेल में 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कार्बन मेन एटम है। तो आपके पास आ गया, यहां पे लिखूंगा 4 प्लस मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है, क्योंकि ये ना फर्स्ट ग्रुप से ऑक्सीजन बिलोंग करता है ना 17 ग्रुप से, तो 0 इलेक्ट्रॉन गेन कोई नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है। 0 इलेक्ट्रॉन लॉस कोई नहीं है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव क्या है? 0। तो आप पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो ये अगर 2 तो ये 4, ये और ये कैंसिल, यहां पे 2, तो वैल्यू आ गई 2। तो इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, सॉरी sp। तो ये जो मैंने 3 कंपाउंड लिए, BeH2, CO2 और CO, इन सब में हाइब्रिडेशन क्या है? sp। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसकी निकाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूं। मैं पहला ही मेथड ज्यादा यूज करूंगा, दूसरे मेथड को आप खुद ट्राई करना। उसमें फिर भी मैं 1-2 एग्जांपल उसकी बताऊंगा जो पहले मेथड से नहीं निकलेंगे। क्लियर? अब मैं आता हूं आपके नेक्स्ट पे, एग्जांपल ले लेता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं AlCl3। क्लियर? दूसरी ले लेता हूं NO3 नेगेटिव। तीसरी ले लेता हूं मैं कौन सी? CO3 नेगेटिव। क्लियर? इसमें आपके पास मेन एटम कौन सा है? एल्युमिनियम। इसमें कौन सा है? नाइट्रोजन। इसमें कौन सा है? कार्बन। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 8 3। नाइट्रोजन की 7 है, 2 एंड 5। कार्बन की कितनी है एटॉमिक नंबर? 6 है, 2 एंड 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इसके कितने हैं? 5। इसके कितने हैं? 4। तो अब हम निकालते हैं हाइब्रिड H इज इक्वल टू 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 3। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच। अब मोनोवैलेंट, ये क्लोरीन जो है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? क्लोरीन 17 ग्रुप से। कौन से ग्रुप से? 17 ग्रुप। और फर्स्ट ग्रुप जो है वो एक एक बार बनाते हैं, तो उनको मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। तो इसका मतलब यहां पे 3 क्लोरीन लगे हैं, तो +3 करूंगा। इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो 0। तो आपके पास क्या बनेगा? इज इक्वल टू 1.2, यहां पे आएगा 6, तो ये और ये कैंसिल, यहां पे आएगा 3, तो इज इक्वल टू आ गया आपके पास वैल्यू 3। अब 3 है तो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी? मैंने बताया जब वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडेशन कौन सी है? sp2। दिस मींस in AlCl3 aluminum is sp2 hybridized। क्लियर? अब इसका ये हाइब्रिडाइजेशन है H 1/2, वैलेंस शेल 5। अब मोनोवैलेंट, ये ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन को नहीं लिखेंगे, तो आपके पास मोनोवैलेंट एटम क्या है? 0।
अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जब माइनस लगा तो उसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका मतलब वहां पे हम जीरो की जगह यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 1। गेन इलेक्ट्रॉन किया तो प्लस हुआ उसमें, तो वो आपके जिसपे नेगेटिव चार्ज हो वो यहाँ प्लस करना है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो यहाँ माइनस करना है। जैसे तो इलेक्ट्रॉन लॉस जो है वो 0 है, तो आपके पास क्या होगा, इक्वल टू 1.2, ये भी आ गया 6, क्यों 5 + 1 6, ये कैंसिल, तो आपके पास ये आ गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, तो इज इक्वल टू 1.2, यहां पे वैलेंस शेल 4 है, प्लस आपके पास मोनोवैलेंट एटम 0, इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो कितने हैं आपके पास 2, और इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हैं 0, इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हैं 0, क्योंकि ये जो CO3 2 नेगेटिव है, नेगेटिव होता है, CO3 1 नेगेटिव नहीं होता, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास 2, तो ये 2 + 4 कितना हो गया 6, तो इसको कैंसिल करेंगे 3, तो इस पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। दिस मींस कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? और कुछ कंपाउंड्स लेते हैं, अब हम रैंडम कंपाउंड्स लेंगे। अब आप क्या करेंगे, रैंडम कंपाउंड्स लेंगे। अब हमारे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक NH4 पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं BH4 पॉजिटिव ले लेते हैं, तीसरा मैं ले लेता हूं वाटर। क्लियर? चौथा मैं ले लेता हूं आपके पास अमोनिया NH3। अब यहां पे इसमें ये मेन एटम है, ये मेन एटम है, इसमें ऑक्सीजन मेन एटम है, नाइट्रोजन मेन एटम, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक 2 5, बोरान की क्या होगी 2 3, इसमें क्या होगी इसकी 2 6, इसकी क्या है 2 5। अब आपके पास वही आ गया 1.2, H इज इक्वल टू 1.2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो प्लस क्या हो गया आपके पास 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन क्या है, कुछ नहीं है क्योंकि प्लस चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस 1, तो आपके पास इक्वल टू 4 + 5 9, -1 हो गया 8, 1/2, यहां पे आ गया 8, तो ये और ये कैंसिल 4, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 4 आई, जब 4 वैल्यू हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। तो इन अमोनियम नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास sp3। अब आपके पास आ गया H इज इक्वल टू 1.2, आपके पास यहां पे 3 + 4, 3 + 4, 3 + 4, तो कितना हो गया ये 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन 0, लॉस 1, तो ये आपके पास आ गया कितना 1.2, तो 7 में से 1 निकला, ले गया 6, तो ये आपके पास आ गया 3, तो वैल्यू आ गई 3, तो इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, किसकी बोरान की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है BH4 पॉजिटिव पे। अब आता है वाटर की में भी क्या है 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं 6, इसके मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2 जुड़े हैं 2, इलेक्ट्रॉन गेन कितने हैं 0, इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हैं 0, क्योंकि न्यूट्रल है, आपके पास वैल्यू होगी 1.2, ब्रैकेट में लिखा मैंने 8, तो ये और ये कैंसिल 4, तो वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है sp3। NH4, फिर हाइड्रोजन 1.2, आपके पास यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है,
प्लस आपके पास मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो मोनोवैलेंट एटम 3, इलेक्ट्रॉन गेन 0, इलेक्ट्रॉन लॉस 0, तो यहाँ पे आ गया 1.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, आपके पास ये कैंसिल 4, तो 4 वैल्यू आ गई। तो अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें भी sp3, इसमें भी sp3, इसमें क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? इसमें कौन सी बार हाइब्रिडाइजेशन है, sp, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। साफ करें। अब बस लास्ट में फिर 4-5 कंपाउंड लूंगा मैं, डिफरेंट कंपाउंड लूंगा, वहां पे हम निकालेंगे। एक मैंने ले लिया PCl5, दूसरा मैं ले लेता हूं SF4, क्लियर। तीसरा मैं ले लेता हूं ICl2 नेगेटिव, चौथा ले लेता हूं मैं यहाँ पे आपके पास ICl2 नेगेटिव, फिर ले लेता हूं मैं आपके पास XeF4, फिर ले लेता हूं XeF6, फिर ले लेता हूं SF6, सबके निकालूंगा। इसके ये फास्फोरस है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। इसमें कितने हैं आपके पास, ऑक्सीजन से बिलोंग करता है तो 6, इसमें कितने हैं, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ज़ीनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, ये 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 5 हैं, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस 0 इज इक्वल टू 1.2 इन 10, तो ये और ये कैंसिल 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 5 है। जब 5 वैल्यू हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, दिस मीन फास्फोरस इन PCl5 इज sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड। फिर सेकंड आ गया आपके पास हाइब्रिडाइजेशन 1.2, यहां पे आ गया 6 प्लस आपके पास आ गया 4 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1.2, तो यहां पे आपके पास आ गया, यहां पे आपके पास क्या आ गया 10, तो ये और ये कैंसिल 5 से गया, तो आपके पास 5, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। यहां पे H इज इक्वल टू 1.2, यहां पे आपके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 क्लोरीन है, क्योंकि 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, 2 क्लोरीन है, तो 2 आगे, एक ऊपर नेगेटिव ही है तो +1 हो गया इलेक्ट्रॉन गेन, और इलेक्ट्रॉन लॉस क्या हो गया 0, तो आपके पास यहाँ पे अब वैल्यू क्या होगी 1.2, तो इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, आएगा 10, ये और ये खत्म, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। यहां पे आते हैं H वैलेंस शेल है 8, 1.2 वैलेंस शेल है 8, मोनोवैलेंट एटम है 4, इलेक्ट्रॉन गेन भी कोई नहीं किया क्योंकि न्यूट्रल है, 0, इलेक्ट्रॉन लॉस भी कोई नहीं किया, न्यूट्रल है, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी 1.2, तो यहां पे 12, तो ये और ये कैंसिल होंगे 6, तो आपके पास 6 वैल्यू, जब 6 वैल्यू हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d2। अब ये है, ये वही बात, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन प्लस आपके पास कितने गेन की मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 6
प्लस इलेक्ट्रॉन गेन 0 माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस 0, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल एटम है। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 1.2, तो ये यहाँ पे आ गया 14, तो यहाँ पे ये और ये कैंसल, वैल्यू आ गई 7, तो इज इक्वल टू आपके पास यहाँ 7 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d3। तो यहाँ पे लिखा जब 7 हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। अब एंड में ये आपके पास H, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन गेन कितने हैं 0, इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हैं 0, तो आपके पास हो गए 1.2 12, तो ये और ये कैंसिल 6, तो वैल्यू आ गई 6, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप कर सकते हो, जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप कर सकते हो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेंगे तो उसकी शेप भी निकाल सकते हैं। शेप डिपेंड करती है कि जितनी उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकली है उतने उसके पास अगर उतने बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप नॉर्मल जो हमने पहले प्रेडिक्ट की है, sp में लीनियर, sp2 में ट्रायंगल, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में पेंटागोनल बाइपैरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 में पेंटागोनल बाइपैरामिडल। जब जितने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकली है उतने बॉन्ड पेयर होंगे। अगर लोन पेयर हो जाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, जो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पल्सन थ्योरी में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर? तो ये था आपके पास ओवरऑल कि कैसे हम फॉर्मूला यूज करके कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। 2 फार्मूले दिए मैंने अप्लाई एक किया, दूसरे को बीच में कभी अप्लाई कर लेंगे। तो कुछ मैं यहाँ पे कंपाउंड लिख रहा हूं जिनकी आपने हाइब्रिडाइजेशन अपने लेवल पे फाइंड करो और देखो कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन वही आती है या नहीं आती। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं। पहला लिखा मैंने NH पॉजिटिव, क्लियर। दूसरा लिखता हूं मैं यहाँ पे ICl4 नेगेटिव, यहां पे लिखूंगा ICl4 नेगेटिव, यहां पे IF4 आपके पास पॉजिटिव, यहां पे लिखूंगा मैं I3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव लिख सकता हूं। तो आपके पास इस तरह से हजारों कंपाउंड है जिनको क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे XEF2 लिख सकता हूं मैं, XEF2 लिख सकता हूं, XEF4 लिख सकता हूं मैं। तो इस तरह से आप बहुत से कंपाउंड है जिनकी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ कंपाउंड है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन आपने निकालनी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं H2SO4 है, फिर मैं लिख देता हूं HNO3 है। तो ये आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन आप अपने लेवल पे फॉर्मूला यूज करके निकालो। ठीक है? तो ये था आपके पास कंप्लीट पैकेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन 2 कंप्लीट वीडियोस। क्लियर? तो पढ़ते रहो, मेहनत करो ताकि सक्सेसफुल हो जाओ। तो देखते रहो लर्न केमिस्ट्री विद विजय। थैंक यू वेरी मच।